ये कौन सा कानून है? आप जमीन बेचकर ही रहेंगे। क्या ये बाप के घर से लिखा गए थे ये लोग दुनिया में? वक्त की जमीनें भी तो इसी देश की जमीनें हैं, उनको पराया क्यों बोलते हैं आप? तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, हमसे हमारी इबादत गाहें तो मत छीनिए ना, हमारे घरों पे बुलडोजर तो मत चलाइए ना, हमारी कब्रों में तो हमें सुकून से सोने दीजिए ना। सभापति महोदय, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट कट करके, मुस्लिम बच्चों की स्कॉलरशिप बंद करके अब सरकार कह रही है कि हम वक्फ की आमदनी से गरीब मुसलमानों का भला करेंगे। 76 साल पुराने मुसलमान जो पाकिस्तान चले गए, उनके जमीन के पेपर इनके पास है, अभी वक्त कर गए थे। जो 300 साढ़े 300 साल पहले मुगल मर गए, उनके पेपर इनके पास सुरक्षित हैं कि वो वक्त कर गए थे। वो काला दिन नहीं था जब शाहीन बाग बना दिया भारत के अंदर है। आज अगर हक की बात करी जा रही है, हक में क्या हिंदुओं को डाल दिया क्या वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट में, या सिखों को या ईसाइयों को? 5 साल के लिए मुसलमान। मैं किरण रिजिजू से पूछना चाहता हूं, सर दाढ़ी रखे तो मुसलमान प्रैक्टिसिंग है या क्लीन शेव आपकी तरह है? तो बताइए हमको, प्रैक्टिसिंग क्या होगा? अच्छा, किसी को पकड़ के मॉब लिंच कर दिया और बोले कि जेएसआर का नारा लगाया, और वो जेएसआर का नारा लगाया तो क्या मुसलमान रहेगा? नहीं रहेगा। या फिर देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कपड़े देखकर पहचानो, तो क्या कपड़े देखकर आप कह देंगे? अच्छा, अगर कोई हिंदू, अगर कोई क्रिश्चियन हिंदू धर्म कबूल करता है तो क्या वो मंदिर को नहीं दे सकता प्रॉपर्टी? फिर भारत के संविधान में आर्टिकल 300 क्यों है सर? कहीं कुछ नहीं छीना जा रहा है, ये हक देने की बात है। और वक्फ बोर्ड जो आया अभी आपने देखा होगा कि जो है विपक्ष का जो नंबर था, नंबर पे भी आप ध्यान करिएगा कि 232 है। तो 2 फाड़ जो है और 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा, तो आप समझ ही रहे हो कि 232 नंबर क्या है। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो विपक्ष के जो लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम करना चाहते हैं। धन्यवाद मोदी जी, क्या बढ़िया सौगातें मोदी दे रहे हैं आप। पहले हमें गुजराते मोदी दिया, आप सौगाते मोदी दे रहे हैं। लेकिन यह सरकार इतना याद रखे कि इसी ठसक के साथ देश की संसद में सीए का कानून भी लाया गया था और कहा गया था बड़े बड़े भाषण दे करके कि पड़ोसी देशों से हिंदू भाइयों को ला करके यहां नागरिकता दी जाएगी। लेकिन मैं आपके संज्ञान में लाता हूं सर कि पिछले इतने दिनों में इनसे नागरिकता लेने के लिए 2000 व्यक्ति भी नहीं आए, जबकि इसके उलट इन्हीं की सरकार में पिछले 10 साल में 15 लाख से ज्यादा भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ करके दूसरे देश में जाकर के बस गए। यह हुआ उस कानून का अंजाम। मतलब भैया मैंने अपनी एक जमीन वक्त कर दी, दान कर दी कि भैया कोई बेवा औरतें जो हैं मुस्लिम धर्म में, उनको आश्रम बना कर दे देना, जो यतीम बच्चे हैं उनको स्कूल बना देना, उनको आश्रम बना करके दे देना, उनको स्कूल खोल देना, पढ़ बढ़ जाए, कलाम बन जाए। लेकिन वक्त उस वक्त कुंडली मार के बैठ गया कि भैया इनके बाप की संपत्ति है। और देश का मतलब ऐसे मैं कहता हूं कि मैं क्या बोलूं कि देश की चाबी ऐसे लोगों को सौंप रखी थी हमने 60 साल तक, जिन्होंने देश की सारी शक्तियां, संविधान की धज्जियां उड़ा करके एक ऐसे संस्था को दे दी, वक्फ बोर्ड को, जो भैया जहां उंगली रख दे वही उसकी। अभी हम गृह मंत्री का, वजीर दाखिला का यहां पर उनका हमने तकरीर सुनी, यहां पर वो ये कहते हैं, वजीर दाखिला, शायद वो कटमुल्ला की जबान ना कह दे, वजीर दाखिला कहने पर वजीर दाखिला ने अपने बयान में कहा कि बोर्ड और काउंसिल जो होगा वो माने वक्फ इस्लाम से अलग है। सर अगर ये बात सच है आपकी, तो फिर आपको यह कानून बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बना दीजिए। ये जो कानून बन रहा है ना सर, ये आर्टिकल 26 इसका सोर्स है, और आर्टिकल 26 जब इसका सोर्स है तो आर्टिकल 26 का ABCD क्या कहता है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने मजहब के अफेयर्स खुद चलाना, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेना और एडमिनिस्टर करना। जब हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म को, सिखों को यह राइट दिया गया है, तो आप कैसे मुसलमानों से छीन रहे हैं? तो ये आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है। मवेशी और जो शाहीन बाग की बात करें, उनके लिए छिला हुआ लठ लेके खड़े हैं। हाँ। पुलिस वाले भी, CRPF भी, RAF भी, सारी की सारी फोर्सेस खड़ी हैं। हाँ। और उनके पीछे हिंदू समाज भी खड़ा है। हाँ। मोदी जी
आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, और दिल्ली पुलिस लट बचाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि भाई अगर खून की कुर्बानी देनी पड़ी तो वो भी देंगे, क्या करेंगे? ये हिंदू तो राम मंदिर पे भी कहा था, एक भी खून का चीठा उचला, आप बताओ ना। आप प्रमाणिक पत्रकार हो, 370 पे जब बिल पास हुआ तब कुछ हुआ नहीं। कुल मिला के बात इतनी सी है, कुछ परिवारों का कब्जा है वक्फ के नाम पे। ओबरॉय होटल का उदाहरण दिया गया, जहाँ एक दिन का किराया एक रूम का 12,000 है, 12,000 की लीज पे दे रखा है। ठीक है, 12,000 किराया लेते हैं, सॉरी। कुछ ऐसी जगह जहाँ 1-2 रुपए किराया लीज पे दे रखा है 100 साल। और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैंगलोर में एक कितने बड़े लैंड पे कब्जा, 15,000 एकड़ लैंड पे कब्जा करके बैठे लगभग, और जिसकी करोड़ों अरबों रुपए की कीमत है, और इनके ट्रस्ट को दे दी वक्फ ने। मतलब वक्फ को ये जब पावर देते हैं, वक्फ इनको प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करवाता है, जमीनें इनके नाम कर देता है, 100-200 साल की लीज पे दे देता है, या 1-2 रुपए 10 रुपए किराए पे दे देता है। ये क्या चल रहा है? मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। सभापति महोदय, जब देश को मनमोहन सिंह साहब जैसा काबिल प्रधानमंत्री मिलता है तो देश को आरटीआई जैसा एक्ट मिलता है, सेज जैसा एक्ट मिलता है, मनरेगा जैसा एक्ट मिलता है, लिबरलाइजेशन मिलता है, राइट टू एजुकेशन मिलता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट मिलता है। लेकिन जब देश को सौगातें मोदी मिलती है तो क्या मिलता है? सीए मिलता है, फॉर्म्स लॉ मिलता है, आर्टिकल 370 मिलता है, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा एक्ट मिलता है, और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जैसे बिल देश को मिलते हैं। सरकार बिल्कुल भी छीनने का काम नहीं कर रही है। जिस तरीके से जो इन्होंने जो कब्जाई हुई जमीन है, सरकार ने स्पष्ट कहा है भाई जो है जो बोर्ड बनेगा इनका, उसमें सबको रखा जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो हिंदुओं को भी रखा जाएगा, बिल्कुल रखा जाएगा, क्यों नहीं रखना चाहिए? कह रहे हैं कि क्या काम है मुसलमानों के, उसमें हिंदुओं का क्या काम है? जमीन किसकी है? कहीं ना कहीं ये जमीन हिंदू की भी है, कहीं ना कहीं जमीन मुसलमानों की भी है। देखिए मेरा मानना ये है कि इस देश में जो है सौहार्दपूर्ण जो चल रहा है, जो देश जो है अमन की ओर जो रहना चाहिए, तो ये जो है इसको माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं ये लोग। काला दिन बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि माहौल अच्छा, ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है, जनता सब समझती है। और जिस तरीके से जो विपक्ष है, आने वाले समय में आप देखिएगा विपक्ष बिल्कुल खत्म होने वाला है। अभी तो जो है जनता ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, विपक्ष को एक बार और मौका देते हैं, दमखम से जो है हमारी आवाज उठाएं, लेकिन आवाज नहीं उठा रहे हैं वो लोग। 2013 का जो कानून है वो नहीं बनता तो हम नहीं लेके आते। मैं बड़े अदब के साथ उनसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या उस वक्त राजनाथ सिंह साहब, अडवाणी साहब, हमारी लेट सुषमा स्वराज, ये बड़े बड़े नेता यहां बैठे थे, आपने यूनानिमस उस कानून को पास करवा दिया। कीर्ति आजाद थे उस वक्त, अब यहां बैठे हैं वो टीएमसी में। तो क्या आप गलत थे या वो गलत थे? हमको बता दीजिए, आप बता दीजिए। क्योंकि अगर अडवाणी आपके लिए बहुत बड़ा नेता है, मेरे लिए नहीं हो सकते, आपके लिए आपने पद्मश्री दिया उनको, मोहतरमा सुषमा स्वराज की जबरदस्त तकारीर का मैं कायल हूं, वो बैठकर उस 2013 को यूनानिमस पास कर दिए। मुझे कंफ्यूजन है कि क्या अमित शाह, नरेंद्र मोदी बड़े हैं या अडवाणी बड़े? आपके लिए आप तय कर लीजिए। काला दिन उनके लिए है जो सरकारी जमीनों को हड़प के बैठे हुए थे। काला दिन उन लोगों के लिए है जिन्होंने गरीब किसानों की जमीनें हड़प ली थी। काला दिन उनके लिए है जो संसद भवन को हड़पने की सोच बना करके बैठे थे, जो महाकुंभ के अंदर प्रयागराज को हड़पने का बैठे थे, जो तमिलनाडु में 15 साल पुराना मंदिर हड़पने की सोच बना करके बैठे। काला दिन उनके लिए है। लेकिन हमारे लिए, अगर हमारे पास गोल्ड के सुनहरे अक्षरों हो तो हम मोदी जी का नाम उस गोल्ड के सुनहरे अक्षरों में लिखेंगे कि 2 अप्रैल 2025 रात को 2:02 पे देश के लोकतंत्र के मंदिर में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया गया था जिससे जनता को वक्फ बोर्ड संस्था से जो वो नाजायज कर रही थी लोकतंत्र की हत्या उड़ा करके, उससे निजात दिलाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। इस बिल में जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं, बॉम्सी पोर्टल देख लीजिए, सरकार का झूठ आपको पकड़ में आ जाएगा। हम डरे नहीं हैं, हम सिर्फ सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमें अपना समझिए। हम आपके अपने हैं, इस देश के नागरिक हैं, और आप
ताकत में हैं, संख्या बल के आधार पर बिल हो सकता है आप पास करा ले, लेकिन आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि हम तो वो तारीख हैं, जहनों में रहना है जिसे, कागजी पुर्जे नहीं जो फाड़ डाले जाएंगे। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं ये मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? आपको ये बात समझनी पड़ेगी। इसे भले किरण जी लेके आए हैं, लेकिन ये उम्मीद की नहीं बल्कि नाउम्मीदी की किरण है। और इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी इस बात से खदशे में है, शक में है कि आप सीधे उनकी जमीनों को लूट करके धन्ना सेठों को बेचना चाहते हैं। मेरी अब भी आपसे अपील है कि इस बिल को वापस लीजिए। यह बिल कहीं से आपके अपने नागरिकों के लिए अच्छा नहीं है। यह बिल सिर्फ इस देश के मुसलमानों को नीचा दिखाने का और अपने एक ऐसे मतदाता वर्ग को खुश करने का बिल है जिनको इस बिल के पास हो जाने से कुछ मिलेगा भी नहीं। लेकिन आप एक नैरेटिव देना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं। मेरी आपसे अपील है कि कृपया ये जो सबका साथ सबका विकास का नारा है, इस नारे को रत्ती भर तो चरित्रार्थ कर दीजिए। हम देश तोड़ेंगे, मोदी का कहना है हम देश जोड़ेंगे, अखंड भारत बनाएंगे। और स्पष्ट बात है कि ये सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रहे थे, फॉरेस्ट लैंड पे कब्जा कर रहे थे, रेलवे की लैंड पे कब्जा कर रहे थे, अब नहीं कर पाएंगे। आदिवासियों की जमीनें पे जो कब्जा कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे। वक्फ बोर्ड बिल संशोधन इसलिए आया है कि अब इसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी। पसमंदा और गरीब मुसलमान है उसे भी अशरफिया मुसलमान के साथ बैठने का अवसर मिलेगा। ओवैसी के साथ अब एक गरीब मुसलमान भी बैठ पाएगा और देख पाएगा कि वक्त में कितने घोटाले चल रहे हैं। उस घोटालों को रोकने का काम होएगा। सरकार को प्रॉपर टैक्स जाएगा। पाकिस्तान जितनी जमीन लैंड जो इनके पास है उस जमीन लैंड पे अब कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क होएगा, उससे भी अच्छा टैक्स मिलेगा। सरकार के खाते में पैसा जाएगा जिससे कि देश के समृद्धि के लिए और 3 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी बनाने की बात हो रही है उसके लिए वो पैसा लगेगा। अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर। मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। ये कौन सा कानून है? आप जमीन बेचकर ही रहेंगे क्या? ये बाप के घर से लिखा के आए थे ये लोग दुनिया में। वक्त की जमीनें भी तो इसी देश की जमीनें हैं, उनको पराया क्यों बोलते हैं आप? तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर।